चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का डिप्रिसिएशन चैप्टर है ना। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का कुछ मीनिंग लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं ना। डिप्रिसिएशन मीन्स fall in the value of tangible assets। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का मूल्य वैल्यू में जो फॉल होते हैं ना, जो वैल्यू में जो गिरावट आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखिए ना। सिंपल देखिए, मान लीजिए कोई एसेट्स है, उसको आप यूज कर रहे हैं। कोई भी एसेट्स है, उसको अगर आप यूज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? एसेट्स क्या होगा? धीरे धीरे घिसेगा ना। जो घिसेगा, जो कमी होगा ना, उस कमी को ही क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। समझ में है ना? वो जो कमी होता है, जो भी एसेट्स, जिस एसेट्स को आप यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू में जो गिरावट आते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए आपके पास पर्सनल कोई एसेट्स होगा, जैसे आप आते आते होंगे बाइक से, साइकिल से, आप क्या करते हैं? ट्यूशन या फिर कोचिंग या स्कूल जाना आना करते हैं। एक समय, जिस समय आप उसको परचेज करते हैं, उस समय क्या चमचमाता न्यू रहता है ना। अब उसको यूज करेंगे तो क्या होगा? यूज करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पुराना हो जाता है। पुराना होकर क्या होता है? एक समय में क्या होता है? उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। मतलब जितना मैं खरीदे उतना में तो बिकेगा नहीं ना। जितना मैं खरीदे उतना में बिकेगा नहीं। जो वैल्यू उसका लगेगा, जो वैल्यू लगेगा ना, जैसे मान के चलिए आप एक बाइक खरीदे, मान के चलिए एक बाइक खरीदे आप 1 लाख रुपया में। बस में आप उसको 1-2 साल यूज करने के बाद उस बाइक को जब आप बेचना चाहते हैं ना, जब उस बाइक को आप बेचना चाहते हैं, तो उसका वैल्यू लगता है उस समय, मान के चलिए 65,000 है ना। तो उसका वैल्यू देखिए, पहले कितना था? खरीदे कितना में थे? 1 लाख में। अभी उसका वैल्यू कितना हो गया? 65,000। जो इस वैल्यू में गिरावट आया ना, जैसे माइनस कर लीजिए ना, अपने आप पता चल जाएगा। 005 है ना, 9 में से 6 गया 3, तो 35,000 का जो वैल्यू हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रिसिएशन। बात समझ में आया? डिप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी एसेट्स का वैल्यू में जो गिरावट आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब आप लोग हमको बताइए कि डिप्रिसिएशन होने का कारण क्या हो सकता है? रीजन, है ना। रीजन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए? यूज ऑफ एसेट्स। अगर आप कोई एसेट्स को यूज करेंगे तो क्या हो सकता है? उसका वैल्यू में गिरावट हो सकता है। कॉसेस और रीजन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन होने का कारण क्या क्या है ना? डिप्रिसिएशन होने का कारण क्या क्या है? तो पहला क्या था? पहला था यूज ऑफ एसेट्स, है ना। यूज ऑफ एसेट्स। अगर कोई एसेट्स को आप यूज करते हैं तो उसका वैल्यू में जो गिरावट आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन, है ना। अगर कोई भी एसेट्स को यूज करिएगा तो उसका वैल्यू में गिरावट होगा, है ना। यूज करने से क्या होगा? उसका वैल्यू में गिरावट होगा, उसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलेंगे। डिप्रिसिएशन होने का कारण है। दूसरा है इफ्लेक्स ऑफ टाइम, है ना। इफ्लेक्स ऑफ टाइम के साथ भी डिप्रिसिएशन होता है ना। अगर टाइम आप कोई एसेट्स ले लिए हैं, उसको यूज किए, कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो भी डिप्रिसिएशन होता है। मतलब टाइम के साथ भी डिप्रिसिएशन होता है ना। आगे बढ़ जाइए। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू में जो गिरावट होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स
जो फॉल करेगा ना इंटेंजिबल एसेट्स को ही उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ करेक्ट है, अमोर्टाइजेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर हो सकता है क्या, हार्डवेयर हो सकता है, नहीं हार्डवेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना। इस तरह का एसेट जो है उस पर जो उसका वैल्यू में जो गिरावट आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट, क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन। समझ में आया ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट फ्लेक्स ऑफ टाइम्स हो गया, है ना। उसके बाद अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन हो गया ना, अमोर्टाइजेशन हो गया। उसके बाद ऑब्सोलिसेंस लिखते हैं ना, ऑब्सोलिसेंस। फोर्थ है ऑब्सोलिसेंस, है ना, ऑब्सोलिसेंस। इसका स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, गड़बड़ हो जाता है ना, कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो इसको ध्यान से बारीकी से लिखिएगा, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आप ना एक मोबाइल फोन, नया फोन लेते हैं ना, अब आपका मम्मी पापा बोले कि बेटा अगर आप 10th क्लास पास करोगे ना, फर्स्ट डिवीजन लेके आओगे, फर्स्ट क्लास आओगे, तो हम क्या करेंगे, आपको हम एक चमचमाता फोन आपको कम से कम 20,000 का देंगे। समझ में आया ना। तो आपको फोन, आप मान के चलिए आप बहुत अच्छा बच्चा है, आप जैसा बोलते हैं आप मानते हैं, और आपको बोला गया कि आप फर्स्ट आइए, आपको क्या मिलेगा, मोबाइल फोन मिलेगा। अब आप जीतों वैसे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप फर्स्ट आ गए, आप फर्स्ट आ गए। अब आपकी मम्मी पापा को क्या करना पड़ेगा, फोन देना पड़ेगा ना। अब जैसे फर्स्ट आए, अब घर पहुंचे, बोले मम्मी मम्मी हम फर्स्ट हुए, हमको हमको फोन चाहिए, आप बोले थे कि ले देंगे। आपका पापा आए शाम में काम करके, अब सुबह ही क्या किए, मोबाइल शोरूम गए, वहां पर गए और तुरंत क्या किए, आप तुरंत वहां से ले लिए एक फोन, है ना। तुरंत ही आप फोन लिए, रुपीज 99,999 रुपीज का बहुत अच्छा फोन था, उसको ले लिए, है ना, उसको ले लिए। और आप चाहते हैं ना कि इस फोन नया रहे, इसको हम नया रहे, चमचमाता, बस उसको देखते हैं और रख देते हैं, देखते हैं रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, घर लेके गए, अब उसको अलमारी में अच्छा से रख दिए, अब उसको यूज भी नहीं करते, रख दिए। अब कुछ समय के बाद आपका दोस्त क्या करता है, आता है और आपको फोन दिखाता है, सेम वही फोन, और इसका रेट घट करके हो गया है, मान के चलिए 49,999। तो देखिए आप उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका वैल्यू में जो गिरावट आया है ना, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलेंगे। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ठीक है ना। तो ऑब्सोलिसेंस हो गया, ये जो एसेट्स हो गया, फ्लेक्स ऑफ टाइम्स हो गया। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक सेकेंड, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं ना, फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या था, फिफ्थ था डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन है ना, डिप्लीशन, डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है, ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज में जो कमी आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपका झारखंड में, जैसे मान लीजिए झारखंड में क्या होता है, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड। तो झारखंड में जो बॉक्साइट पाया जाता है उसको क्या करता है, डेली लॉरी ट्रक से क्या किया जा रहा है, उस बॉक्साइट को उस जगह से निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। अगर आप मान के चलिए एक खदान से आप बॉक्साइट निकालिएगा तो उसमें वैल्यू, उसमें एसेट्स क्या होगा, खत्म होगा ना, उस बॉक्साइट खत्म होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लेशन, है ना। जैसे कोल माइंस हो गया, आयरन हो गया, आयरन ओरी हो गया, है ना, इस तरह का जो भी होगा वो क्या होगा, डिप्रेशन, उसका वैल्यू जो गिरावट होंगे उसको आप डिप्रेशन बोलेंगे। बात समझ में है ना। सबसे पहले देखिए डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो एसेट्स का वैल्यू में जो गिरावट होते हैं ना, जो डिक्रीज होता है उसका वैल्यू में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन बोलेंगे। उसके बाद देखिए रीजन क्या है आपका डिप्रिसिएशन होने का, तो यूज करेंगे एसेट्स को, एकदम होगा, है ना, टाइम के साथ होगा। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में जो गिरावट होगी उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद ऑब्सोलिसेंस, आप कोई भी सामान को लाकर रख देंगे तो समय के साथ जो उसका वैल्यू में जो गिरावट होगी उसको अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। डिप्रिसिएशन कोई भी आपका, इसको लिख देते हैं, fall in the value of vesting assets, ये न्यूट्रल रिसोर्सेज होता है ना। नेचुरल रिसोर्सेज में जो कमी आता है ना, नेचुरल एसेट्स में जो कमी आता है उसको आप लोग बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोल माइंस हो गया, है ना, इस
तरह का हो गया आयरन हो गया है ना, बॉक्साइट का खदान हो गया, इस तरह का जो होगा आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए ये तो हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन। क्या फैक्टर क्या इफेक्ट पहुंचाएगा, इसको हम लोग कल देखेंगे, है ना। ये थ्योरी को हम लोग कल देखेंगे। कोस्ट क्या होता है इसको समझते हैं आप। कोस्ट, कोस्ट ऑफ मशीन किसको बोला जाएगा ये समझते हैं आप। चलिए कोस्ट ऑफ एसेट्स किसको बोलेंगे समझते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त अमेरिका में रहता है, ठीक है। अमेरिका में अगर रहता है और आपका दोस्त बताया कि अरे यार ऐसा करो ना, यहाँ पर ही ना एक बहुत अच्छा ट्रैक्टर निकला हुआ है ना, वहाँ पर बहुत अच्छा एक ट्रैक्टर है, उसको अगर लेके जाओगे इंडिया में तो जो है बहुत टेक्निकल है ना, मतलब बहुत अच्छा काम आता है, ये नया है और बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल के साथ उसको देखा गया और समझा गया बहुत अच्छा है, बाकी में था भी, है ना, बहुत अच्छा ट्रैक्टर था। अगर मान के चलिए आप इंडिया का फार्मर के लिए लेकर आते हैं उसको, तो सोचिए आप उसका कॉस्ट क्या होगा। तो हम सबसे पहले बता दे रहे हैं ट्रैक्टर का जो लाने और यूज करने तक का जो खर्च होगा ना, वो ट्रैक्टर का कॉस्ट माना जाएगा, है ना। जैसे मान के चलिए आप कोई मशीन लाते हैं, अमेरिका से लाते हैं, है ना, तो सबसे पहले जाइएगा, है ना, जाइएगा तो जाने का तो खर्चा होगा। जाने का खर्चा क्यों होगा? क्या घूमने जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं? नहीं, आप मशीन को लाने जा रहे हैं। आप मशीन को लाने जा रहे हैं। एक थोड़ा सा और इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं, है ना। थोड़ा सा आपका दोस्त बताया ना कि बहुत अच्छा मशीन है, आके इसको ले जाओ, है ना। आप गए, आपका डील किया दोस्त, आपका दोस्त डील किया मान के चलिए 5 करोड़ में। आप यहाँ से जा रहे हैं, उसको कोई अच्छा परचेजर मिल गया, उसको 7 करोड़ पर दे रहा है, तो उसको आपको देगा नहीं ना, उसको वहीं पर दे दिया। अब बताइए आप जा रहे हैं यहाँ से, आप इंडिया में हैं, आप इंडिया पर हैं और आप जा रहे हैं अमेरिका। बात समझ में आ रहा है? तो जाने में खर्चा होगा ना, तो जाने में जो खर्चा होगा, अब गए और अब गए तो पता चलता है कोई एसेट्स बिक चुका है। अब तो आपको खाली हाथ में आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो जाने और आने में जो खर्चा होगा वो कैसा खर्चा बोला जाएगा? क्या जाकर वहां पर मशीन खरीद लिए? नहीं, तो कैसा खर्चा बोला जाएगा? खर्चा कितने तरह का होता है, पढ़ाए ना आप लोग को, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसा खर्चा होगा? क्या हुआ, एसेट्स ले लिए आप? नहीं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, है ना। जो खर्चा हुआ वहां पर ही, आपका जो पैसा दिए वहां पर ही आप, क्या वहां पर ही आप एसेट ले लिए? नहीं ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो क्या होगा? हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आया? तो ये खर्चा जो होगा उसको हम लोग क्या खर्चा बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए सेकंड केस में देखते हैं। आप इंडिया से अमेरिका गए, अमेरिका से मशीन खरीदे, है ना, तो खरीदे मशीन, तो मशीन का कॉस्ट पड़ा मान के चलिए 1 लाख रुपया। मान लीजिए 1 लाख में तो मिलेगा कोई मशीन है, लेकिन मान लीजिए 1 लाख रुपया। आप मशीन खरीदे, अब मशीन का तो पैर हाथ है ना, अपने से वो चलते चलते आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, उसका पैर हाथ नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? लोड करना पड़ेगा, मतलब लोडिंग चार्ज लगेगा ना, तो लोडिंग चार्ज लगेगा, लोड करवाना पड़ेगा। तो लोड करवाने में मान के चलिए खर्चा आपका पड़ा 5000, है ना, 5000। और अब क्या करेगा, आपका मशीन आएगा ना, लोड तो हो गया गाड़ी में। अब जिस गाड़ी पर लेके आना है उसको, आप उस गाड़ी पर लोड हो गया, तो गाड़ी तो अपने से आएगा नहीं, उसको तो लाना पड़ेगा। तो लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा वो खर्चा भी जोड़ा जाएगा ना। वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मान के चलिए 7000 रुपया, मान लीजिए, इतना तो खैर इतना में कुछ होगा नहीं, है ना। उसके बाद लाए, लोडिंग करवाए, अनलोडिंग में मान के चलिए 5000 उसमें भी लगा। अब मशीन तो अनलोडिंग हो गया, अब मशीन अनलोडिंग हो गया, नीचे आ गया, क्या होगा, वो चालू हो जाएगा, मशीन अब चलने लगेगा, है ना। अगर मान के चलिए आप आटा बनाने वाला आटा का चक्की लेकर आए, तो अपने आप तो आटा निकलना शुरू हो जाएगा, है होगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए बाहर से मशीन आया है, उसको चलवाने के लिए ट्रेनर को बुलाना पड़ेगा, कोई ट्रेनर आएगा, तो उसको ट्रेनिंग का पीछे खर्चा देना पड़ेगा। ट्रेनिंग के पीछे मान के चलिए 3000 रुपये को उसको खर्चा दिए, है ना। सब ट्रेनर के आएगा, आने का खर्चा, जाने का खर्चा, प्लस उसका यहाँ पर ही का जो खर्चा होगा वो देना पड़ेगा उसको।
तो मान के चलिए टोटल आपका खर्चा वो पड़ा 3000 रुपये, तो 3000 रुपये उसको दे के निपटा देंगे, है ना। उसके बाद मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा मान के चलिए 2000 रुपये स्टार्टिंग में लगा। उसके बाद ट्रायल रन एक्सपेंस का आपका खर्चा करवाए, है ना, ट्रायल रन एक्सपेंस खर्चा करवाए 3000। मतलब कि मशीन को जब तक हम स्टार्ट ना करवा दें, है ना, कैरेज इनवर्ट हो गया, मतलब इससे जितना भी खर्चा है कैरेज इनवर्ट, मतलब टोटल खर्चा मशीन को ला करके स्टार्ट करवाने तक का खर्चा जो होगा वो कॉस्ट ऑफ मशीन होगा, है ना। मान के चलिए ऐसे ही फटाम जोड़ते हैं 5 लाख रुपया हो गया, मान के चलिए 5 लाख होगा नहीं, मान लीजिए 5 लाख रुपया हो गया, बस समझ में। अब इसको यूज करें, अब मान चलिए 2 महीना बाद कुछ नट, इसका नट या फिर कुछ भी कुछ हो गया, वायर इधर उधर कट गया, है ना, तो उस पर खर्चा हुआ 20,000 रुपया, तो क्या कॉस्ट ऑफ मशीन बोला जाएगा उसको? नहीं, एक बार मशीन स्टार्ट हो गया 2 दिन बाद कुछ होता है तो उसको कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं बोला जाएगा, दिमाग में रखिएगा इसको, है ना, कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं बोला जाएगा, उसको कॉस्ट ऑफ मशीन में शामिल नहीं करेंगे आप, समझ में आया ना। लेकिन अब मान के चलिए आप क्या करते हैं, आप ओल्ड मशीन खरीदते हैं, ओल्ड मशीन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयर करवाना पड़ेगा ना, तो उसको रिपेयर करवाइएगा ना। अगर रिपेयर करवाते हैं उसको आप, तो रिपेयर का खर्चा जो होगा वो किसका खर्चा होगा पता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स का। बात समझ में आ गया ना? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, आप लोग पूरा लिखिएगा, परचेज लिखिएगा, लोडिंग लिखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लिखिएगा, अनलोडिंग लिखिएगा, उसके बाद क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग था, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितना भी खर्चा होगा उसको लिख लीजिएगा, कैरेज इनवर्ट, है ना। उसके बाद मतलब जीएसटी देखिए, हाँ एक चीज बहुत चीज अच्छा चीज है, जीएसटी, चाहे ऐसा भी जीएसटी लगता हो, आईजीएसटी हो या एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, कैसा भी जीएसटी हो, है ना, इसको कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं बोला जाता है। बताइए क्यों नहीं बोला जाता? सोच, ये मशीन के ऊपर देने पर लाने पर खर्चा तो लगेगा ना, जीएसटी टैक्स तो देना पड़ेगा ना, फिर भी मशीन का कॉस्ट इसको नहीं बोला जाता। क्यों बोलिए क्यों? तो समझिए, आप मशीन को ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? यूज करने के लिए या फिर बेचने के लिए? उसको आप क्यों ला रहे हैं? यूज करने के लिए। आप क्या करते हैं, आप एक मजा लेते हैं, है ना, ये वाला मजा, है ना, ये मजा लेते हैं आप, ये मजा ले लिए तो क्या इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है ना। तो क्या इस टैक्स को आप क्या रिकवर कर सकते हैं? नहीं। देखिए ध्यान में रखिएगा, जो भी अल्टीमेट जो कंज्यूमर होता है ना, वो टैक्स का बियर करता है, और टैक्स का जो अल्टीमेट जो बियर करता है, कंज्यूमर जो बियर करता है ना, वही क्या करता है, टैक्स का पेमेंट करता है। बात समझ में है ना, टैक्स का पेमेंट करता है, क्लियर है ना। और वो टैक्स का जो पेमेंट करता है कंज्यूमर, उसको रिकवरी नहीं किया जा सकता है। इसी के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो खरीद के ला रहा है, यूज करने के लिए ला रहा है, यानी इसको यूज करके अपना प्रोडक्ट तैयार करेगा ना, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, है ना। ये टोटल जो आएगा आपका वो कॉस्ट ऑफ मशीन होगा, क्लियर है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए तो आपका क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹1 लाख, है ना, स्पेंड किया जाता है, उस पर खर्चा किया जाता है, क्या चीज के लिए, कार्टेज, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, और टोटल जोड़ के बताया 24,000 रुपये खर्चा किया जाता है। कब? ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी खरीदा कब गया है, 1 अप्रैल 2022 को, है ना। आगे बोलता है बुक्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, इसका अकाउंट जो है क्लोज होता है 31 मार्च को, है ना। उसके बोलता है चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, है ना, आपको कैलकुलेशन करने बोलता है डिप्रिसिएशन। चलिए करते हैं हम लोग, वैल्यू भी निकाल देते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, है ना, कॉस्ट ऑफ क्या है, मशीन। तो बोला है परचेज किए हैं, परचेज कितना में किए हैं आप, 1 लाख रुपया में, और उस पर क्या क्या खर्चा किए हैं, जितना भी खर्चा किए ना वो सबको ऐड कर दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, है ना। चलिए ऐड स्पेंड किए कार्टेज के लिए, तो कार्टेज कर दीजिए, है ना, कार्टेज सबको लिख दीजिएगा जोड़ के आप, है ना। कार्टेज, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, ये सब टोटल के लिख के उसके बाद लिखिएगा 24,000 और टोटल ऐड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 1,24,000, जो कॉस्ट ऑफ क्या होगा, मशीन होगा, है ना। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो लिखिएगा
डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, है ना, किस पर डिप्रिसिएशन का चार्ज करना है, तो मशीन पर। तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो सिंपल, तो आप लोग जब पता है कैसे डिप्रिसिएशन निकालना है ना, डिस्काउंट कैसे निकालते थे, सेम उसी जैसा निकालना है। तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, है ना, डिवाइडेड बाय 100, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है आपका 1,24,000, 1,24,000 इनटू रेट, रेट क्या है 10% डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा 12,400 रुपया, होगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कटेगा, 2 जीरो बचेगा, है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पूछा जाता कि अभी उस एसेट्स का वैल्यू क्या है तो कैसे निकालते हो, उसका टोटल कॉस्ट कितना था 1,24,000, उसमें से आप डिप्रिसिएशन कितना काटे 12,400, उसमें माइनस कर देते हैं ना, 1,24,000 में आप माइनस कर देते 12,400, तो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स आता है। बात समझ में, कॉस्ट ऑफ मशीन, है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग कल देखेंगे।